नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिससे शायद कई लोग कभी न कभी जूझे होंगे। तो चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो इंडियन मार्केट में बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स को परेशान करता है। अच्छा, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें डिविडेंड टाइमलाइन में छिपे हुए कुछ सुरागों को समझना पड़ेगा। अब देखिए, इन दो तारीखों में एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी फ़र्क है और ज़्यादातर कन्फ्यूजन की जड़ यही है। रिकॉर्ड डेट का मतलब सिर्फ ये तय करना है कि डिविडेंड मिलेगा किसे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पैसा उसी दिन मिल जाएगा। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि ये पहचानने कि डिविडेंड का हकदार कौन है और असल में पैसा देने के बीच कानूनन एक गैप होता है। मतलब ये कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिकॉर्ड डेट पर तुरंत पेमेंट हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी के पास पेमेंट करने के लिए पूरे 30 दिन का वक्त होता है। ठीक है, लेकिन तब क्या जब 30 दिन की ये विंडो भी पूरी हो गई हो? अब वक्त आ गया है कि हम अपने जासूस की टोपी पहने और कुछ आम संदिग्धों की जांच पड़ताल करें। देखिए, होता क्या है कि जब कोई कंपनी पेमेंट करती है तो पैसा कई स्टेज से होकर गुजरता है। कंपनी सारा डेटा अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी आरटीए को देती है। फिर आरटीए उसे प्रोसेस करता है और फिर बैंक। तो इस पूरी पाइपलाइन में पेमेंट कहीं भी अटक सकता है। पेमेंट फेल होने का सबसे कॉमन कारण है डीमैट अकाउंट में गलत बैंक डिटेल्स। ये बहुत होता है। मान लीजिए कि बैंक अकाउंट बदल लिया लेकिन डीमैट अकाउंट में उसे अपडेट करना रह गया। और ये वो कुछ टेक्निकल वजह हैं जिनसे पेमेंट बाउंस हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बैंक से एक रिटर्न टू सेंडर का नोटिस आ गया हो। खास तौर पर बैंकों के मर्जर के बाद गलत या पुराना आईएफएससी कोड होना ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और केस है। कभी कभी पैसा तो आ जाता है पर जितना सोचा था उतना नहीं आता। इससे भी बहुत कंफ्यूजन होता है। तो असल में जो अमाउंट मिलता है ना वो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि पैन डिटेल सही से अपडेटेड है या नहीं। अगर पैन वैलिड नहीं है तो टीडीएस की रेट सीधी डबल यानी 20% हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डिविडेंड बहुत लंबे टाइम तक अनपेड रह जाए तो क्या होता है? ये एक छोटी सी चूक से बढ़कर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो वो जो शुरुआती 30 दिन की पेमेंट विंडो थी, उसके खत्म होते ही उस पैसे के लिए एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अगले 7 सालों तक वो पैसा कंपनी के ही एक खास अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहता है और इस दौरान उसे सीधे कंपनी के आरटीए से क्लेम किया जा सकता है। ये 7 साल की डेडलाइन बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद सिर्फ वो डिविडेंड ही नहीं बल्कि वो ओरिजिनल शेयर्स भी आईईपीएफ यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और फिर पैसा और शेयर्स दोनों को वापस पाना एक बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इस प्रॉब्लम का पता कैसे लगाया जाए और अपने पैसे को क्लेम कैसे किया जाए? आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। किसी को भी कांटेक्ट करने से पहले कुछ जासूसी खुद भी की जा सकती है। आरटीए के ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन पर जाकर डिविडेंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और हाँ, अपने ब्रोकर से क्लाइंट मास्टर लिस्ट यानी सीएमएल जरूर मांगिए। ये एक तरह से आपके अकाउंट का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। उसे देखकर चेक किया जा सकता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं। तो अगर डिविडेंड फेल हो गया है तो उसे दोबारा पाने का ये एक सीधा सा एक्शन प्लान है। सबसे पहले अपने ब्रोकर के पास बैंक डिटेल्स सही कराएं, खासतौर पर आईएफएससी कोड। फिर कंपनी के आरटीए को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट ईमेल या लेटर भेजिए और उसके साथ प्रूफ के तौर पर ब्रोकर से मिली नई सीएमएल और एक कैंसल्ड चेक जरूर लगाएं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझ कर ना हम सिर्फ एक पैसिव इन्वेस्टर बने रहने के बजाय अपने फाइनेंस पर ज़्यादा एक्टिव कंट्रोल रख सकते हैं। यानी असली सॉल्यूशन बार बार पेमेंट्स के पीछे भागना नहीं है बल्कि अपने पोर्टफोलियो की रेगुलर साफ सफाई यानी पोर्टफोलियो हाइजीन मेंटेन करना है। समय समय पर अपनी डिटेल्स चेक करते रहना इन प्रॉब्लम्स को होने से ही रोक सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल कि इस वक्त आपके इन्वेस्टमेंट का जो डेटा है वो कितना सही है। आज ही थोड़ा समय निकालकर अपनी डिटेल ज़रूर वेरीफाई करें ताकि ये पक्का हो सके कि आपकी मेहनत की कमाई को हमेशा आप तक पहुंचने का रास्ता पता हो।